नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे अतीत भाग 1 यानी कक्षा 6 की एनसीईआरटी इतिहास पुस्तक का पहला अध्याय, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह अध्याय न केवल स्कूली छात्रों के लिए बल्कि सीटेट, एस्टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इतिहास को क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ा और समझा जाता है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इतिहास को मज़ेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये सवाल ही इतिहास को रोमांचक बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कहाँ रहते थे? क्या आपको पता है कि इतिहास हमें राजा महाराजाओं के बारे में ही नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन के बारे में भी बताता है। इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारी सभ्यता की पूरी यात्रा है। इतिहास क्या है? पुरातत्वविद कौन होते हैं? शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला इंसान कहाँ बसा? क्या आपको पता है कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? और इतिहास को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पुरानी चीज़ों को कैसे खोजा और समझा जाता है। आज हम कक्षा 6 हमारे अतीत चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो आपके परीक्षा और ज्ञान दोनों के लिए जरूरी हैं। अगर आप इतिहास को मज़ेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए समय में पीछे चलते हैं और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले फसल कहाँ उगाई गई? तो सबसे पहले फसल सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में गेहूं व जौ की फसल उगाई गई थी। यह क्षेत्र आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पाले गए पशु कौन थे? तो पहले पाले गए पशु कौन थे? तो पहले पाले गए पशु भेड़, बकरी, गाय और बैल थे। इन पशुओं का पालन मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर में हुआ था। यह कृषि और पशुपालन की शुरुआत के संकेत थे। ये पशु मानव समाज में सहायक थे, विशेष रूप से खाद्य के लिए, ऊन के लिए और परिवहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कृषि का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में हुआ था। यहाँ के इलाकों में प्राचीन समय में खेती की शुरुआत हुई और इन स्थानों को कृषि के विकास का केंद्र माना जाता है। इन स्थानों को कृषि के विकास का केंद्र माना जाता है। इन क्षेत्रों में पहले फसलें उगाई गई और कृषि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल की फसल कहाँ उगाई गई? तो सबसे पहले चावल की फसल कहाँ उगाई गई? तो ये विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में उगाई गई थी। यह क्षेत्र आज के भारत के मध्य और उत्तर प्रदेश के आसपास का हिस्सा है। यहाँ प्राचीन काल में चावल की खेती की शुरुआत हुई थी जो बाद में भारतीय कृषि का एक अहम हिस्सा बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक नगर कब बसे थे?
तो ये आरंभिक नगर कब बसे थे? तो आरंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। यह समय हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ का था, जब प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में पहले व्यवस्थित नगरों का विकास हुआ। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य स्थल इस समय की महान सभ्यताओं के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा व सहायक नदियों के किनारे समुद्री इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? तो गंगा व सहायक नदियों के किनारे समुद्री इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस समय में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख नगरों का विकास हुआ और व्यापार, संस्कृति और शहरीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। इस दौर में प्रमुख नगर जैसे पाटलिपुत्र, काशी और अन्य नगरों का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य था और वर्तमान बिहार राज्य के कुछ हिस्सों में स्थित है। मगध साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि यह मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्यों का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों किया करते थे? तो प्राचीन काल में लोग यात्राएं इस उद्देश्य से किया करते थे ताकि सांस्कृतिक हस्तांतरण हो सके और एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिले। यह यात्राएं विचारों के आदान प्रदान और विभिन्न सभ्यताओं के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए होती थी। धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक कारणों से भी लोग यात्रा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किससे निकला है? तो ये इंडिया शब्द किससे निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी के नाम से ही भारत का प्राचीन नाम रखा गया था और यह नाम बाद में विभिन्न भाषाओं में बदलकर इंडिया बन गया। इस शब्द का उपयोग मुख्य रूप से उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को किस नाम से पुकारा? ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा, जबकि यूनानियों ने इसे इंदोस कहा। इसके आधार पर नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया नाम दिया गया। यही नाम आगे चलकर आधुनिक भारत के लिए प्रचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों में विभिन्न धार्मिक साहित्य शामिल हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथ वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद, स्मृतियाँ, महाकाव्य 2 हैं, रामायण, महाभारत, पुराण। बौद्ध धार्मिक साहित्य में त्रिपिटक आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाएं, दीपवंश और महावंश। जैन धार्मिक साहित्य अगम साहित्य, 5 अंग, 123 उपांग, 10 प्रकरण, 6 सूत्र, 4 मूल। ये सभी ग्रंथ प्राचीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ईसा पूर्व को अंग्रेजी में BC कहा जाता है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। यह प्राचीन घटनाओं की तारीखों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अभिलेख में 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो किस अभिलेख में 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित रोजेहा नामक कस्बे से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यह अभिलेख गीजा स्टेल के नाम से जाना जाता है और इसमें ग्रीक डेमोटिक मिस्री भाषा और हायरोग्लिफिक मिस्री चित्रलिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के आलेख की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो कलिंग के आलेख की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो ये कलिंग के आलेख की जानकारी हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। यह शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और यह उड़ीसा के हाथी गुफा में स्थित है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा को अपनाने और धर्म के प्रचार के बारे में उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी से आप क्या समझते हैं? ई से आप क्या समझते हैं? तो ईस्वी को अंग्रेजी में एडी कहा जाता है जो एनो डोमिनी का संक्षिप्त रूप है। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रभु के वर्ष में या ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला? तो भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला? तो भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संस्कृत की प्राचीनतम कृति ऋग्वेद में मिलता है। इसमें भरतकुल या भरत वंश का उल्लेख किया गया है जिससे भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति हुई। बाद में विभिन्न ग्रंथों, महाकाव्यों, महाभारत, पुराणों में भी भारत शब्द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से लिखी तारपत्रों की प्रारंभिक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो हाथ से लिखी तारपत्रों की प्रारंभिक पुस्तक को क्या कहा जाता है? हाथ से लिखी तारपत्रों की प्रारंभिक पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपियाँ प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक शास्त्रों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने का एक प्रमुख माध्यम थी। इन्हें आमतौर पर तार के पत्तों या भोजपत्र पर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैन्यू यानी हाथ और स्क्रिप्ट्स यानी लिखा गया से बना है जिसका अर्थ है हाथ से लिखा गया ग्रंथ। प्राचीन समय में पांडुलिपियाँ तारपत्रों, भोजपत्रों या कागज पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ किससे तैयार किया जाता था? पांडुलिपियाँ किससे तैयार किया जाता था? पांडुलिपियाँ तारपत्रों अथवा बुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी। प्राचीन काल में इन्हें संभाल कर रखने के लिए लकड़ी के आवरण में रखा जाता था और प्राकृतिक रंगों से लिखा जाता था। यह ज्ञान और इतिहास को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख वे धातु या पत्थर पर लिखे गए लेख होते हैं। अभिलेख वे धातु या पत्थर पर लिखे गए लेख होते हैं जिन पर शासक, राजा अपने आदेशों, विजयों और महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख उकेरवाते थे। ये ऐतिहासिक स्रोत प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधार कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधार कहाँ पर है? तो कंधार वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। यह प्राचीन काल में भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक
और सांस्कृतिक केंद्र था। इतिहास में कंधार मौर्य साम्राज्य और अन्य राजवंशों के अधीन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांधार से किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो कांधार से किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो कांधार से सम्राट अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख पारसीपेटा नामक स्थान से पाया गया था और इसमें सम्राट अशोक ने धम्म की नीति और धार्मिक आदेशों का प्रचार किया था। यह अभिलेख ग्रीक और अर्थशास्त्र से संबंधित भी था क्योंकि कंधार उस समय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद प्राचीन वस्तुओं, कृतियों, स्थापत्य और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं ताकि वे अतीत की सभ्यताओं और उनके विकास को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत शब्द से आप क्या अभिप्राय हैं? तो स्रोत शब्द से पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व और अन्य उस समय की जानकारी देने वाले संसाधनों का अभिप्राय है। इतिहासकार इन स्रोतों का उपयोग करके अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों और सभ्यताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये स्रोत इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे प्राचीन काल की जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहा जाता है। इतिहासकार पुरानी घटनाओं, संस्कृतियों, समाजों और उनके विकास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो हमने अभी तक 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व, ग्रंथों, अभिलेखों और महाकाव्यों से जुड़े हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हमने यह समझा कि प्राचीन भारत में कृषि, नगरों का विकास, पांडुलिपियां, अभिलेख, महाकाव्य और ऐतिहासिक घटनाएं कैसे घटित हुई। इतिहास के स्रोत में हमने देखा कि पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातात्विक अवशेष इतिहास को समझने के प्रमुख साधन हैं। फिर हमने देखा कि प्राचीन भारत की कृषि एवं नगर, तो सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में हुई। गंगा एवं सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। फिर हमने महाकाव्य एवं धर्मग्रंथ को देखा। महाकाव्य एवं धर्मग्रंथ, तो महाभारत वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित हैं और इसे 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। रामायण में अंगिरस करुण रस माना जाता है, तो रामायण में अंगिरस करुण रस माना जाता है। फिर हमने देखा कि महत्वपूर्ण अभिलेख एवं शिलालेख, तो कलिंग युद्ध की जानकारी हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। कांधार से सम्राट अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। फिर हमने देखा कि इतिहास में प्रयुक्त शब्द, तो ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और ईस्वी ई को एडी यानी एनो डोमिनी कहते हैं। भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हमें
भारत के प्राचीन इतिहास, ग्रंथों, नगरों, राजवंशों और सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इतिहास को समझने के लिए हमें इन स्रोतों और घटनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, हमने आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके ज्ञान और परीक्षा दोनों में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें और मिथिलानी टीचर सुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, नए तथ्यों और नए सवालों के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।